बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग जो है ना एनसेड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम लोग एनसेड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर एनसेड्स? एनसेड्स का हमें पता है कि जो पेन होती है उसको पेन को कम करने के लिए, फेवर को कम करने के लिए देखो जो एकीटोनिक एसिड है ना उससे दो पाथवे गुजरते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज से, लिपोऑक्सीजनेज से। और इसमें ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन होती है, थ्रोम्बोक्सिन की। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं कि वो पेन में इन्वॉल्व होते हैं और फीवर में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन सबको रिड्यूस करने के लिए एनसेड्स यूज़ किया जाते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे पे ये एक्ट कर रहे होते हैं, ये ल्यूकोट्राइन्स पे एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और इसमें सेकंड ये भी देखा गया है कि जब इनहिबिट होता है इनमें से पाथवे साइक्लोऑक्सीजनेज वाला, तो ल्यूकोट्राइन्स की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पेन के बारे में पाया है कि पेन और टिश्यू डैमेज जो कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एनसेड्स यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। और एसिटोमिन जो है एसिटोमिनोफिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग दूसरे ड्रग्स की वगैरह की बात करें तो वो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और डीमार्स, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रेहमेटिक ड्रग्स। ठीक है, ये जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रेहमेटिक ड्रग्स, इसमें से दो टाइप आती हैं, एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल डिमार्ड आते हैं और बायोलॉजिकल डिमार्ड ड्रग्स आते हैं। फिर गाउट के बारे में बताया कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की जो है ना वो एक्यूमुलेशन होने लग जाती है जॉइंट्स में। और इसमें क्या होता है कि एक्यूट गाउट होता है और क्रोनिक गाउट होता है। क्रोनिक गाउट जो है उसमें क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी और उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है। उसके बाद साथ साथ हम लोग ने जो एक तो इन्फ्लेमेशन के लिए भी ट्रीट करना होता है और उससे एलिमिनेशन और प्रोडक्शन और उसका जो यूरिक एसिड है उसको भी हमें ट्रीट करना होता है, तो उसमें दोनों आते हैं। जबकि अब हम लोग उसके बारे में टेबल में बारे में पढ़ते हैं, लेकिन गाउट के बारे में और डिमांड के बारे में हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एसिटामिनोफेन एंड ड्रग्स यूज इन गाउट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले नोट करने वाली बात ये है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ठीक, लेट मी थिंक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एसिटामिनोफेन को, इनको दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है कि मतलब इसका ये है कि जो एसिटामिनोफेन का फंक्शन वो एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं करवा रहा होता है। एसिटामिनोफेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एज वेल एज एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। ये दोनों PI जो हैं ये एसिटामिनोफेन नहीं कर रहा होता है। एसिटामिनोफेन एनाल्जेसिक है, हम लोग उसको पेन किलर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एंटीपायरेटिक है, हम उसको फीवर के लिए और पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें एसिटामिनोफेन में पेनाडोल भी आती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में एनसेड्स आ रहे होते हैं, डिमार्ड्स आ रहे होते हैं। एनसेड्स की हम लोग ने बात करनी है तो उसमें एक तो सिलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं, एक नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, एस्पायरिन जो है वो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स है, मतलब ये COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव में आता है कि COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रहा होता है, जबकि सिलेक्टिव इनहिबिटर्स में आते हैं जो सिर्फ COX-2 को इनहिबिट कर रहा होता है। उसमें कॉक्सिब वाले आ जाते हैं, सेलिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब, इसमें सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर ये जो आगे वाले सारे, अब इसको ड्रग्स के बारे में अगर हम लोग डिमार्ड्स के बारे में पढ़ें तो हमने देखा था एक कन्वेंशनल सिंथेटिक होते हैं, बायोलॉजिकल सिंथेटिक, एसिटामिनोफेन। उसके बाद गाउट में हम लोगों ने देखा है कि दो तरह के केसेस होते हैं, एक तो एक्यूट केस को ट्रीट किया जाता है, एक क्रोनिक केस को। क्रोनिक केस को हमने देखा था इन्फ्लेमेशन और उसमें हम लोग यूरिक एसिड का सारे को डील कर रहे होते हैं। एक्यूट में हम लोग एनसेड देते हैं, ठीक है, एनसेड हम लोग क्यों देते हैं? एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं। जब कोई क्रोनिक की बात करें उसमें कॉल्किकाइन दे रहे होते हैं, ठीक है, और कॉल्किकाइन क्या कर रहा होता है, ठीक है, ये भी बताएंगे। यूरिक बोलते हैं, प्रोबेंसेट देते हैं जिससे हम लोग यूरिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो एलिमिनेशन ज़्यादा हो। जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं कि जो हाइपोजेंथीन से जेंथीन, ठीक है, इसे जेंथीन से यूरिक एसिड के जो बन रहा होता है ना, हाइपोजेंथीन से जेंथीन से यूरिक एसिड, वो जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से बन रहा होता है, वो जेंथीन ऑक्सीडेज से बन रहा होता है, उसके लिए हम लोग उसको इनहिबिट करते हैं ताकि यूरिक एसिड ना बने। वो होता है एलोप्यूरिनोल और फ्यूबोस्टैट और एलोप्यूरिनोल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने एनसेड्स की तरफ से। एनसेड्स को हम लोगों ने कप्लान और उनसे भी कवर करना है। सबसे पहले हम लोग उसके बाद में करते हैं हाई यील्ड टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है कि वो जो फीवर को रिड्यूस करता है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमने देखा है कि उसमें एनसेड्स भी आ जाते हैं, एस्पायरिन भी आ जाती है और एसिटामिनोफेन भी आ जाते हैं। एसिटामिनोफेन भी जो फीवर और पेन के लिए भी आ जाती है। ठीक,
पे साइक्लोऑक्सीजिनेज और लिपोएक्सीजिनेज, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइन के सिंथेसिस को देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से और जो लिकोट्राइन के सिंथेसिस है वो लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे से होती है। फिर है तीसरा है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग क्या होता है कि वो ड्रग जो कि इंटरफेयर करता है डीएनए की मेंटेनेंस और रेप्लिकेशन के साथ और उसके सेल डिवीजन के साथ जो इंटरफेयर कर रहा होता है। अभी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है ये क्या करता है, ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो जल्दी जल्दी से डिवाइड हो रहे होते हैं उनको किल करता है। तो इट्स सो ऑब्वियस, जो डिवाइडिंग सेल्स को किल करेगा तो मतलब ये कैंसर सेल्स जो कि बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं उनको किल करेगा। फिर आते हैं डीमार्ट्स। डीमार्ट्स क्या होते हैं, ये डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आ रहा होता है और सिमिलर ऑटो इम्यून कंडीशंस को, ठीक है। जो CS डीमार्ट्स है ना, जो सिस्टमेटिक हैं, उनका स्लो क्लिनिकल इफेक्ट होता है। फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आ जाते हैं। इसमें मतलब ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं। एक तो ये कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर रहे होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स को डिफरेंशिएट किया गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉल देते हैं हम लोग, उसे डिफरेंशिएट किया गया होता है। फिर राय सिंड्रोम। राय सिंड्रोम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम जो कि एस्पाइरिन की वजह से होता है। एस्पाइरिन की वजह से क्यों होता है कि जब हम लोग बच्चों में एस्पाइरिन दें, ठीक है, उसकी वजह से राय सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होता है, लिवर डीजनरेशन, एंसेफेलोपैथी। लिवर के साथ साथ ब्रेन में लिवर डीजनरेशन और एंसेफेलोपैथी हो रही होती है चिल्ड्रन में, जिनको हम लोग वायरल इन्फेक्शन के लिए राय सिंड्रोम मतलब वो एस्पाइरिन देते हैं। फिर ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है और इसको इनहिबिट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, ये देते हैं, ठीक है। ये नाम दिए जाते हैं इन्फ्लिक्सिमैब, इटेनसिब, एडेलिमोमाब, ठीक है। मतलब नेटफ्लिक्स से इन्फ्लिक्सिमैब, ठीक है, एंटर से एटेनसेप्ट और आदल से अडेलिमोमाब। ये जो है ना, ये सारे इनहिबिटर्स हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के, ठीक। फिर आते हैं यूरिकोसिउरिक एजेंट्स। यूरिकोसिउरिक एजेंट्स कौन से होते हैं, यूरिकोसिउरिक एजेंट्स जो कि यूरिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। फिर जेंथीन ऑक्सीडेज हमने देखा है, हाइपोजेंथीन से जेंथीन से यूरिक एसिड में जो कन्वर्ट कर होता है उसे जेंथीन ऑक्सीडेज कहते हैं, उसका इनहिबिटर वी हैव सीन इट बिफोर। फिर एस्पाइरिन एंड अदर नॉन सेलेक्टिव एसिड्स, ठीक है। एस्पाइरिन और अदर नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स की बात करते हैं, मतलब ये COX-1 COX-2 दोनों के इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। एस्पाइरिन की बात करते हैं, इसे हम लोग एसिटाइल साइक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये सैलिसाइक्लेट्स का प्रोटाइप है, एसिटाइल सैलिक एसिड्स, ठीक है। ये एस्पाइरिन हो गया, ठीक है। फिर अदर नॉन सेलेक्टिव में हम लोग बात करते हैं आइबोब्रूफिन और इंडोमेथासिन की, ठीक है। आइबोब्रूफिन हम लोग देते भी हैं उसके लिए, मोस्टली आइबोब्रूफिन पेन किलर के लिए भी देते हैं, ठीक है। आइबोब्रूफिन, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन और कीटोरोलेक, ये सब इसमें ही आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव में, ठीक है। अब इसका अगर सिंगल हम लोग इसके बारे में पढ़ें तो ये याद रखना है कि आइबोब्रूफिन और नेप्रोक्सिन मॉडरेट इनका इफेक्टिव है, ठीक है। इंडोमेथासिन जो है वो उसका ग्रेटेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ठीक है। इंडोमेथासिन, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कीटोरोलिक की, कीटोरोलिक से याद रखना है, रोलेक्स होते हैं ना, तो कीटोरोलिक का क्या है कि सबसे ज़्यादा पेन किलर, देखो सबसे ज़्यादा पेन किलर जो है ना वो इफेक्टिव कौन सी है, वो है कीटोरोलिक। और इसको ऑरली नहीं दिया जाता कि अगर आप सोचें कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है तो मैं इसे ले लूँ, इसे ऑरली नहीं, से पेरेंट्रल इसका रूट होता है। और इसकी बात करते हैं सेलिकोक्सिक की, तो सेलिकॉक्सिस जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज सेकंड 2 इनहिबिटर है, मतलब ये सिलेक्टिव इनहिबिटर है। ये क्या करता है, इसका एक ये इफेक्ट है कि इसका बेनिफिट इफेक्ट ये है कि इसकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी कम होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी एस्पाइरिन की और नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स की ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरेटिवली COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स से। तो और लेकिन COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स का क्या है कि कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट इनका ज़्यादा होता है, ये थ्रोम्बोसिस ज़्यादा कॉज कर रहे होते हैं। क्यों ये कॉज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो COX-2 है ना, ठीक है,
ये COX-2 है। COX-2 को ये मोस्टली इनहिबिट कर होते हैं, तो COX-2 जो है ना इनहिबिट कर रहा होता है प्रोस्टासाइक्लिन को, और प्रोस्टासाइक्लिन को ना उसका एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट होता है। जब ये ख़त्म होगा तो उसकी थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होगी। तो COX-2 को जो इनहिबिट करेंगे, जो उसको इनहिबिट करेंगे, उनकी थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होगी। और जबकि COX-1 को जो इनहिबिट करते हैं उसमें थ्रोम्बोक्सिन आता है, और उनका थ्रोम्बोक्सिन का जो है वो फंक्शन होता है थ्रोम्बोसिस करवाना, मतलब इसको थ्रोम्बोसिस करवाना। लेकिन जब ये इनहिबिट होगा तो थ्रोम्बोसिस नहीं होगी। इसीलिए जो COX-2 है वो क्या करता है, COX-2 के इनहिबिटर्स कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक, मतलब एक का अफेक्ट है तो एक का बेनिफिट भी है। ठीक है, ये आए हम लोग इसमें एनसेड्स के बारे में। तो सबसे पहले अब एनसेड्स का देखते हैं। एनसेड्स के बारे में मैं एक लेट मी शो यू एनसेड्स एस्पायरिन फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने अगर एनसेड्स में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक इफेक्ट कीटोरोलिक का होता है, एनाल्जेसिक पेन किलर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, और उसके बाद एस्पायरिन का इफेक्ट एनाल्जेसिया के लिए कम होता है, इसलिए कीटोरोलिक देते हैं, लेकिन इसका पैरेंटल रूट है, ये याद रखना। गैस्ट्रिक इरिटेशन सबसे ज़्यादा एस्पायरिन की होती है, ठीक है, लेकिन COX-2 इनहिबिटर्स की कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो एस्पायरिन की होती है। मिनिमम अफेक्ट्स ऑन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, अगर हमने ये नॉन मतलब दूसरे एनसेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर एस्पायरिन के, तो इनमें क्या हो गया, एसिड बैलेंस जो है ना उनका बहुत कम इफेक्ट दे रहा होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी इफेक्ट कम होता है, एसिड बेस बैलेंस पे भी कम इफेक्ट होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका यूरिक एसिड की एलिमिनेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, नो अफेक्ट ऑन द यूरिक एसिड एलिमिनेशन, जबकि एस्पायरिन का यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के साथ इफेक्ट है, जैसे कॉन्ट्राडिक्टेड है कि प्रोबेंसिड के साथ नहीं देते हैं। फिर एलर्जी जो है इसमें पॉसिबल है। फिर रीनल में क्या होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसके कॉज क्या हैं कि नेफ्राइटिस काज करता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, एक्यूट फेलियर, ठीक है, और ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को कम कर देते हैं, जो कि नॉर्मली GFR और RBF को मेंटेन रख रहा होता है, इसलिए जब ये मेंटेन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एस्पायरिन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट बहुत है, राइस सिंड्रोम भी कॉज कर रहा होता है अगर इन्फेंट में दिया जाए। नॉन अदर हम लोग एनसेड्स के बारे में करें तो उनका जो मोस्टली इफेक्ट आ रहा होता है वो ये होता है कि उनका जो नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट फेलियर और थ्रोम्बोसिस, ये उनके इफेक्ट आ रहे होते हैं। नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट फेलियर और थ्रोम्बोसिस इनके नॉन के इफेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो एस्पायरिन है COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करता है। COX-1 जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी सेल्स में एक्सप्रेस्ड हो रहा होता है, जबकि COX-2 जो है वो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, पोलीमॉर्फी न्यूक्लियर सेल्स और अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स में एक्सप्रेस हो रहा होता है, ठीक है। एनसेड्स हमने देखा COX-1 प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों के सिंथेसिस को जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ये हम लोग एनसेड्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उनने बताया वह है बात की हुई है द मेजर इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, जो एस्पायरिन का मेटाबोलाइट होता है सैलिसाइक्लेट, ठीक है, सैलिसाइक्लेट, उससे हम लोग जो है ना एस्पायरिन के फॉर्म में दिया जाता है। और सेकंड एंड फॉरमोस्ट थिंग अब इधर ग्राफ में पढ़ते हैं कि एस्पायरिन क्या करता है। एस्पायरिन जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज के साथ, मतलब ये इसको परमानेंटली इरिवर्सली बाइंड कर जाता है, रिवर्सिबल नहीं बाइंड करा होता, इसलिए इरिवर्सिबल कम्पिटेटिव इनहिबिटर है एस्पायरिन, जबकि एनसेड इज़ अ रिवर्सिबल। और एस्पायरिन का ये याद रखना है कि जो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, इसका मेटाबोलाइट रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये एज खुद जो है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसका जो मेटाबोलाइट होता है सैलिसाइक्लेट, वो जो है वो रिवर्सिबल बाइंड कर रहा होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज के साथ। फिर जो COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं ना, उनका प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर लेस इफेक्ट होता है, जो कि होमोस्टैटिक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो GIT के इन्वॉल्व होते हैं ना होमोस्टैटिक फंक्शन में, उनका कम इफेक्ट होता है COX-2। देखो हमने पढ़ा कि लिसन COX-2 इनहिबिटर्स की बात करते हैं। COX-2, ठीक है, COX-2 का हमने देखा है कि COX-2 जो इनहिबिटर्स हैं ना उनका GIT पे अफेक्ट कम है, और इधर हमने पढ़ा कि ठीक है इनका GIT पे का अफेक्ट कम है। और दूसरा हमने देखा है कि COX-2 का इटसेल्फ जो अफेक्ट है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन पर, ठीक है, मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो ये बनाता है उसका अफेक्ट GIT पर,
की होमोस्टेसिस पर कम है, तो जाहिर सी बात है जब इनका इफेक्ट कम होगा तो जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो इस पर भी इसका इफेक्ट कम ही आएगा। ठीक है, और एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब इफेक्ट्स, ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनसेड्स की। पहले इसके इफेक्ट की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स में एंटी प्लेटलेट ड्रग आता है। एंटी प्लेटलेट किस वजह से होता है कि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर रहा होता है। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस डिक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट जो है एग्रीगेशन उनकी नहीं होगी। ये एस्पाइरिन के कुछ हैं कि एंटी प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन A2 को जो है ना वो डिक्रीज़ कर रहा होता है एस्पाइरिन, तो इसीलिए इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आता है। बाकी इसका भी पढ़ते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बात की है कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट। एंटीपायरेटिक इफेक्ट क्यों आएगा कि ये जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के सिंथेसिस को कम करो। तो देखो जब एक पैथोजन आता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस इंक्रीज़ होती है। जब ये इंक्रीज़ होती है तो ये फीवर कॉज करवाती है, ठीक है, और इसीलिए जो एस्पाइरिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस को कम कर रहा होता है ताकि फीवर कॉज ना हो। ठीक है, इसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट आ जाता है, ये वैसे भी पढ़ लेना बुक से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को दोनों के सिंथेसिस को कम कर रहा होता है ताकि ये जब ये दोनों जब एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पेन कॉज करवा रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 पेन कॉज करवा रहे होते हैं, पेरिफेरल पेन सेंसेस को ये डिमिनिश कर देता है एस्पाइरिन, इसलिए इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। लास्ट इसका इफेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की ही ओवरऑल सेक्रेशन काम कर देता है, इसलिए इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स आल्सो इंटरफेयर विद द होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड साइटोप्रोटेक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन। ये देख लेना साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स। फिर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। इसके लिए आप लोग ने एक वर्ड याद रखना है जिसे बोलते हैं PAI, पिया नहीं, पाए या पाए। पहला वाला इफेक्ट ये है कि इसको जो है ना थेरेपेटिक, इसकी 3 डोजेज होती हैं एस्पाइरिन की, ठीक है। अब सबसे पहली वाली इफेक्ट क्या है कि PIA के एंटी प्लेटलेट, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। सबसे लो डोजेस में एंटी प्लेटलेट होती है, उसके बाद एंटी प्लेटलेट होती है, उसके बाद फिर एंटी प्यूरिटिक और एनाल्जेसिक होती है इंटरमीडिएट में 2, और अगर लास्ट में ज़्यादा में दिए जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट आ रहा होता है। एस्पाइरिन जो है वो ऑरली देते हैं, ये क्या करती है, ये रेडिली अब्जॉर्ब हो जाती है। रेडिली अब्जॉर्ब होने के बाद एसीटेट और सैलिसाइक्लिक एसिड में टूट जाती है। जो सैलिसाइक्लेट है, ठीक है, हमने देखा था कि जो एस्पाइरिन है वो सिलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव भी होता है। एस्पाइरिन इज़ अ नॉन सेलेक्टिव, नॉट सेलेक्टिव, ये याद रखना, नॉन सेलेक्टिव होती है। ये COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रही होती है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलिसाइक्लेट हो या फिर एस्पाइरिन हो, ये दोनों जो है ना नॉन सेलेक्टिव होती हैं। तो ये रिवर्सिबल है सैलिसाइक्लेट, और जो एस्पाइरिन है वो इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है साइक्लोऑक्सीजिनेज की। अब सैलिसाइक्लेट जो है, जो एसीटेट और सैलिसाइक्लेट में एक्टिव मेटाबोलाइट है एस्पाइरिन का, ठीक है, उसका क्या है कि जब लो डोजेस में दिया जाता है तो उसकी जो एक्सक्रीशन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से होती है, लेकिन जब उसकी मतलब हाई डोजेस में दिया जाता है तो उसकी एलिमिनेशन 0 ऑर्डर के हिसाब से हो जाती है। मतलब क्या, आई गेस कंसनट्रेशन डिपेंडेंट हो जाती है, या आई गेस कंसनट्रेशन डिपेंडेंट हो जाती है, कंसनट्रेशन इंडिपेंडेंट, आई डोंट नो द परफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये टेबल देख लेना, उसमें ये है कि फॉस्फोलिपिड्स को जो है ना वो कौन रोक रहा होता है कि रेकिडोनिक एसिड में ना बने, वो फॉस्फोलाइपेज इनहिबिटर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रोक रहे होते हैं, ठीक। इनका देख लेना। इसमें ये भी है कि कॉलकिकाइन जो इन्वॉल्व होती है, हम लोग देते हैं गाउट की क्रोनिक में, ठीक है, वो क्या करती है कि वो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रही होती है। ल्यूकोट्राइन B4 से जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको इनहिबिट कर रही होती है, ठीक। इसके बाद सबसे बात करते हैं अदर इंसेट्स। अदर इंसेट्स वेल अब्जॉर्ब होते हैं। अदर इंसेट्स में आइबोब्रूफिन आ जाता है, हिंडोमेथसिन आ जाती है, हमने पढ़ी थी, नेप्रोक्सिन आ जाती है और पिरोक्सिकम आ जाती है, ठीक है। अदर इंसेट्स की हम लोग बात करते हैं।
तो जो नेप्रोक्सिन और पिरोक्सिकेम है वर्दी इनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। नेप्रोक्सिन और पिरोक्सिकेम की इंपॉर्टेंट है कि इनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। इस वजह से इनका जो थेरेपेटिक डोज है इनको हम लोग फ्रीक्वेंट डोज देते हैं, हल्की हल्की डोज देते हैं, क्योंकि इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। आइबुप्रोफेन की जो हाफ लाइफ है वो अबाउट 2 आवर्स है, ठीक। और हम लोग इनको जो है ना अदर एनसेड्स को आइबुप्रोफेन वगैरह इनको पेन इन डेली लाइफ में क्या आ जाता है कि आपको कोई भी पेन हो रही है, मस्कुलोस्केलेटन की पेन हो रही है, अरेथराइटिस की, गाउट की, हेडेक की, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोटिस प्रीमेच्योर में उसमें पेन हो रही है, किटोरोलिक हम रोलिक्स के साथ देखते हैं। ये ज़्यादा पेन किलर है, मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर है, और इसको पेरेंटल फॉर्मेशन है, ओनली एनसेड है जिसकी पेरेंटल फॉर्मेशन है। नॉन अगर हम लोग बात करें सारे एनसेड्स की, तो सारे एनसेड्स क्या करते हैं कि ये पोले फॉर्मेशन इन पेशेंट जिनको फेमिलियल एडेमोटस पोलिपोसिस होता है ना, उनकी फॉर्मेशन को ये डिक्रीज़ कर रहा होती है एनसेड्स। और जब ज़्यादा एनसेड्स का हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो वो कोलोन कैंसर के रिस्क को भी डिक्रीज़ कर देती है, ठीक। अब इसके पहले एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में आते हैं एनसेड्स के। तो ये क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनसेड्स का हमने पढ़ा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉक्स इनहिबिटर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉज करवा रहे होते हैं, वो थ्रोम्बोसिस, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स थ्रोम्बोसिस कॉज करवा रहे होते हैं। उनका इफेक्ट हो रहा होता है नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। लेकिन जो एस्पाइरिन और नॉन एनसेड्स हैं, ठीक है, वो उनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इफेक्ट है। एपिगैस्ट्रिक जैसे मम्मी पापा लोप्रीन लेते हैं, लोप्रीन इज एस्पाइरिन, ये क्या करवाती है, ये एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करवाती है, नोज़िया, अल्सर, वॉमिटिंग करवाती है। ब्लड में हम लोगों ने ये क्या करना है कि सर्जरी से 1 हफ़्ता पहले हमें ये एस्पाइरिन नहीं लेनी चाहिए, ताकि थ्रोम्बोसिस को ये इनहिबिट करवा रही होती है ना। रेस्पायरेशन में अगर ज़्यादा हम लोग जो सैलिसाइक्लेट लें या सैलिसाइक्लिक एसिड लें, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है और साथ साथ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है। जब ज़्यादा डोज में लें तो एसिडोसिस करवाती है, लेकिन अगर हाई डोज में लें तो ये एल्कलोसिस करवाती है, लेकिन उससे ज़्यादा हाई डोज में लें तो एसिडोसिस करवा रही होती है। फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या क्या है कि सैलिसाइक्लेट जो है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनकपल कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंपल हुई, एडीपी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एटीपी नहीं बनेगा तो हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया होगा, ठीक है। हाइपरथर्मिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को एडीपी हाइपरथर्मिया होता है। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाते हैं, अस्थमा वाला। सैलिसाइक्लिज्म क्या हो जाता है कि कानों में आवाज़ आने लग जाती है, टिनिटिस, वर्टिगो, चक्कर टाइप से। फिर ऑफन आपका जो सबसे पहले कान का प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम आता है, वो उसकी सबसे पहले फर्स्ट टॉक्सिसिटी है लोप्रीन की, एस्पाइरिन की सबसे पहली जो टॉक्सिसिटी वो ये है कि आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है। फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का क्या है कि इसमें अस्थमा जो है ना उसकी एक्सर्बेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा अस्थमा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ल्यूकोट्राइन की जो है ना वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक। ये याद रखना साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एस्पाइरिन है, ठीक है, ये एस्पाइरिन जो है वो कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहे होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को, मतलब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर ये इनहिबिट होगा तो लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे ज़्यादा हो जाएगा, लिपोऑक्सीजिनेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो जिसकी वजह से अस्थमा वाला सीन हो जाता है, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। राई सिंड्रोम भी आता है, राई सिंड्रोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये उसमें आता है कि बच्चों को अगर रेयर 4 से 5 से 12 चिल्ड्रन को हम लोग दिया जाए तो एंसेफेलोपैथी हो जाती है, मतलब ब्रेन डिसफंक्शन और लिवर डैमेज, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन की, ठीक है। एसिटामिनोफेन देना चाहिए इंस्टेड ऑफ एस्पाइरिन जब मेडिकेशन रिक्वायर हो कि फ़ीवर को रिड्यूस करना हो, और अगर फ़ीवर के साथ साथ हम लोग आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन हम लोग पेन के लिए और फीवर के लिए देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी टॉक्सिसिटी पढ़ी है। ड्रग इंटरेक्शन दूसरा ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, एस्पाइरिन का कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन हम लोग उसके आगे बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर नॉस्ट ड्रग इंटरेक्शन की इसके बाद पहले बात करते हैं। या सैलिसाइक्लेट जो है 90 से 95% प्रोटीन बाउंड होता है, और ठीक है, ये क्या करता है, ये जो एस्पाइरिन है ये अदर हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग्स
को डिस्प्लेस कर देता है, जिसमें वारफेरिन, फिनोटोइन और वेल्प्रोइक एसिड आ जाते हैं। हाई प्रोटीन ड्रग जिसमें वारफेरिन, फिनोटोइन और वेल्प्रोइक एसिड आ जाते हैं, इन्हें जो है ये डिस्प्लेस करता है। एस्पायरिन की बात करें तो हमें जिन पर्सन में प्रोबेंसिन या सल्फेनपायराजोन देते हैं यूरिक एसिड गाउट की ट्रीटमेंट के लिए, प्रोबेंसिन या सल्फेनपायराजोन देते हैं, उसमें ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये यूरिक एसिड के सेक्रेशन को ज़्यादा करवा देते हैं। बिकॉज दिस एजेंट कॉज इंक्रीज रीनल एक्सक्रीजन, यूरिक एसिड के सेक्रेशन को ज़्यादा करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये वारफेरिन, फिनोटोइन, वेल्प्रोइक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं प्रोबेंसिन और सल्फेनपायराजोन की जो है उनको इन सेक्रेशन को इंक्रीज़ करवा देते हैं। फिर अगर हम लोग कीटोरोलिक जो कि वो एनाल्जेसिक है सबसे अच्छा, और एस्पायरिन को दोनों को इकट्ठे इसलिए नहीं देते क्योंकि ये देखो दोनों एस्पायरिन मतलब दोनों एनसेड्स हैं ना, ठीक है, ये जीआईटी की ब्लीडिंग और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहिबिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। थ्रोम्बोक्सिन को हम लोगों ने देखा था इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखा जाए कि जो बच्चे जिनको वेरिसेला वैक्सीन दी, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को हम लोग MCQs आ जाएगा को वेरिसेला वायरस की वैक्सीन दी गई है, उससे आपने एटलीस्ट 6 वीक तक जो है वो एस्पायरिन नहीं देनी, क्योंकि अगर आप देंगे तो उससे रई सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दिस इज़ व्हाट इज दिस। फिर ये देखो ड्रग इंट्रैक्शन में सबसे पहला ये आया कि प्रोबेंसिन और सल्फापायराजोन के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये यूरेट की एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ करवा देते हैं। ये यूरेट की एक्सक्रीशन को आई गेस डिक्रीज़ ही करवाते होंगे। और हेपेरिन और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा था, वारफेरिन हो गया, ठीक है, वेनकॉइन हो गया, इनके साथ नहीं देना चाहिए, हेमरेज कॉज करवाती है। फिर देखा है कि बिलीरुबिन, फिनिटोइन, वेल्प्रोइक एसिड, सल्फेपायराजोन, थायरॉक्सिन के साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करवा देती हैं ये सारी, और जिसकी वजह से हाफ लाइफ इनका ज़्यादा हो जाता है, थेरेपेटिक इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। ठीक है, इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, तो इनके साथ भी नहीं देना चाहिए लोप्रीन वगैरह, लेकिन आई गेस वी विल सर्च अबाउट इट। एस्पायरिन का फंक्शन क्या है कि इस्कीमिक ट्रांजिक हार्ट अटैक्स को डिक्रीज़ करती है, अनस्टेबल एंजाइना को, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इंफाक्शन, थ्रोम्बोसिस आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास, थ्रोम्बोसिस को ये जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है कि थ्रोम्बोसिस ना हो, अनस्टेबल एंजाइना ना हो, इस्कीमिक हार्ट अटैक्स ना हो बार बार। और ये मोस्टली ये है कि कार्डियो प्रोटेक्टिक इफेक्ट होता है एस्पायरिन का, कि प्लेटलेट के एक्रीशन को कम करवाते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसिस कार्डियो प्रोटेक्टिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना के लिए, थ्रोम्बोसिस के लिए जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस के जब बाईपास होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, उसके बाद थ्रोम्बोसिस ना हो उसके लिए देते हैं। फिर सबसे पहले आ गया लो डोज, लो मॉडरेट PAI पिया, ठीक है, पाए कर लो, पाए या PAI पाए, ठीक है। तो हमने पहला देखा था एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, दूसरा एनाल्जेसिक पायरेटिक इफेक्ट है, तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि लो मॉडरेट डोज क्या करते हैं, इनका ट्यूबुलर सेक्रेशन पे इफेक्ट होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं तो हाइपरयूरिसीमिया होता है, ठीक है, मतलब कि यूरिक एसिड ब्लड में अपीयर होने लग जाता है। लेकिन जब हाई डोज दोगे तो यूरिक एसिड जो है यूरिन में भी अपीयर होने लग जाता है। इसके साथ साथ हाई डोजेस के साथ क्या होता है कि हाई डोजेस के साथ आपने हमने देखा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अनकपलिंग हुई, अनकपलिंग के से ATP जो है वो कम बनेगा, ATP कम बनेगा तो जो रेस्पायरेशन है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हम लोग और लंबे लंबे सांस लेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ होगा, तो रेस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होगी, और इसको कंपेंसेट करने के लिए, रेस्पायरेटरी अल्कोलोसिस को कंपेंसेट करने के लिए जो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, एलिमिनेशन सॉरी। फिर टॉक्सिक डोज में क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो वो सांस ही रोक देती है, रिस्पायरेशन को इतना डिप्रेस कर देती है कि आप सांस ही नहीं लेते। जब आप सांस नहीं लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस ज़्यादा हो जाएगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी,
हाइपोथेलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ये सारा होता है। टॉक्सिक मैनेजमेंट क्या है कि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोज नहीं है एस्पाइरिन का, ठीक है। गैस्ट्रिक लेविज करते हैं, आई थिंक सो, गैस्ट्रिक से मतलब मैदा साफ़ करते हैं और ये एक्टिवेटेड चारकोल से होता है। फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट वेंटिलेशन पे डालते हैं। फिर हम लोग उसके साथ साथ एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है उसकी मैनेजमेंट करवा रहे होते हैं। ये याद रखना चाहिए कि दूसरे एसिड्स हैं उसमें एसिड बेस जो है वो इतना डिसमैनेजमेंट नहीं होती है। फिर साथ साथ इनकी यूरिन वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, और जो यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और जब अल्कलाइजेशन ज़्यादा होती है तो वो फैसिलिटेट करती है कि जब यूरिन इंक्रीज़ होता है तो फैसिलिटेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीनल एलिमिनेशन हो। अदर एनसेड्स के बारे में हमने देखा है कि ये क्या करते हैं, अदर एनसेड्स, ठीक है, आइबोप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, इंडोमेथेसिन, केटोरोलिक, स्यूलेंडिक, ये आ जाते हैं। ये वैसे आपने सारी साइड्स पढ़नी है पर इसमें अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, ये मैंने पढ़ ली थी। स्पेसिफिक टॉक्सिक सिट हमने देखनी है। इंडोमेथासिन के हमने बारे में पढ़ा कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि वो जाहिर सी बात है कि वो ल्यूकोसाइट्स वगैरह इनको रोकेगा, उनको कम करेगा, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, इंडोमेथोसिन। सुलेंडिक एस से याद रखना, ये नॉन सेड है सुलेंडिक। और दूसरा ये है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करता है, पेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करवा रहा होता है। फिर आते हैं हम कॉक्स-2 इनहिबिटर्स की तरफ। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में आ जाते हैं सेलिकॉक्सिब, ठीक है। ये कॉक्स-2 इनहिबिटर्स हमने देख लिया कि इनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी भी कम होती है, प्लेटलेट एक्शन भी इनका कम होता है। और लेकिन इनका जो जो टॉक्सिक इफेक्ट ये क्या है, सेलिकॉक्सिब में आ जाते हैं रेफिकॉक्सिब, मतलब कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में रेफिकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब, ठीक है। रेफिकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब ये क्या करते हैं, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो चांसेस है इनको इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि कॉक्स-2 जो है वो सिर्फ प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रेफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, कॉक्स-2 इनहिबिटर के कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट ज़्यादा होते हैं। साथ साथ हमने देखा है कि ये जो आइबोप्रोफिन मतलब ये नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हीमेटोलॉजिकल रिएक्शंस भी जो है ना इंडोमेथिसिन के साथ आते हैं, और रीनल डैमेज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी कम होती है नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स से। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का हमने बारे में पढ़ लिया है, बाकी हमने सारा कर लिया, इसको फिर भी देख लेना, क्योंकि ये दिक्कत हुए थे रेफिकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करवा रहे होते हैं। इनका जो ग्रेटर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एंडोथेलियन प्रोस्टासाइक्लिन पर।